हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया है या फिर करेंसी कन्वर्ट करी हो इंडियन रुपीस टू डॉलर्स या फिर पाउंड्स? इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको देना पड़ता है एक भारी कमीशन। क्या आपने सोचा है ये सब पॉसिबल है बिना किसी कमीशन या फिर एडिशनल चार्ज के, और ना ही इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको किसी बैंक या फिर ब्रोकर की ज़रूरत है? फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, और इनमें से सबसे पॉपुलर है बिटकॉइन। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, कैसे आप इसे खरीद बेच सकते हैं और क्या ये इंडिया में लीगल है। साथ ही में हमारी एडवाइस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कुछ करेंसी के एवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम, जहां लोग एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करते थे। एक किसान अपने अनाज के बदले चाहे तो कपड़े खरीद सकता था, पर इस सिस्टम में बहुत कमियां थी। आप जो मुझे बेचना चाह रहे हो सकता है मुझे नहीं चाहिए हो, और ना ही कोई स्टैंडर्ड वैल्यू थी किसी भी सामान की। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले करेंसी सिस्टम, और पिछले इन सालों में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं इस सिस्टम ने। इसकी शुरुआत हुई मेटल कॉइन से, फिर आए सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज कॉइन्स। फाइनली लगभग 400 साल पहले शुरू हुए करेंसी नोट। इन करेंसी नोट को प्रिंट करती है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। फ्रेंड्स, आपने जैसा कि ध्यान दिया होगा, इन करेंसी नोट्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसकी वैल्यू डिसाइड करता है RBI, और देश के सभी लोग इसे मान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस की, तो ये भी बैंक के थ्रू होते हैं। अगर रमेश, जो कि गुजरात में रहता है, अपने भाई को महाराष्ट्र में ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ये ट्रांजैक्शन उन दोनों के बैंक अकाउंट के बीच में होती है और इसे रेगुलेट करता है RBI। इसी तरीके से जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये आपके बैंक के द्वारा रेगुलेटेड होती है, और इसके लिए आपको एक कमीशन देनी होती है। गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो कभी भी बैंक से रिक्वेस्ट करके आपके सभी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ले सकती है। इन शॉर्ट, आपके सारे ट्रांजैक्शन की खबर गवर्नमेंट को है। पर इन सब से हटके है क्रिप्टो करेंसी। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2008 में, जब संतोशी नागामोटो ने प्रपोज किया था एक नया पेपर। दुनिया में पहली क्रिप्टो करेंसी की इजाद हुई और बिटकॉइन का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, संतोशी नागामोटो को तो ट्रेस नहीं किया जा सका, पर अब ये बिटकॉइन पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है जहां आपको बैंक के थ्रू नहीं जाना पड़ता, यानी कि डायरेक्टली रमेश सुरेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी भी बैंक के थ्रू। क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। यहाँ आपका हर ट्रांजैक्शन स्टोर होता है एक ब्लॉक में, और सारे ब्लॉक एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये ब्लॉक्स किसी भी एक सेंट्रलाइज सर्वर पे नहीं, पर नेटवर्क में हज़ारों लाखों लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और यहीं पे छुपा है क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी का राज, क्योंकि ये ब्लॉक एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसीलिए इन ब्लॉक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अगर कोई एक जगह इस ब्लॉक को चेंज कर भी देता है तो बाकी लोगों के पास अवेलेबल ब्लॉक से मैच नहीं होगा और ये फ्रॉड सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उसके यूज़ को समझना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बिटकॉइन में 2 कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की यानी कि आपका एड्रेस जो कि सबके पास अवेलेबल होता है, और प्राइवेट की यानी कि उस एड्रेस को एक्सेस करने की चाबी। इसे आपको अपने पास प्राइवेट रखना होगा, क्योंकि अगर आप इसे कहीं शेयर कर देते हैं तो कोई भी आपके कॉइन्स को एक्सेस कर सकता है। पर फ्रेंड्स, घबराने की बात नहीं है। इस प्रोसेस को आसान करते हैं बहुत सारे अवेलेबल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीद बेच कर सकते हैं,
और ये आपकी प्राइवेट की को भी स्टोर करते हैं। बदले में आपको किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म की तरह एक यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। इंडिया में भी ऐसे कई एक्सचेंज अवेलेबल हैं जैसे कि कॉइन स्विच, कॉइन DCX, ज़ेपे, वजीरेक्स, यूनोकॉइन इत्यादि। फ्रेंड्स, इन प्लेटफॉर्म्स पर बिटकॉइन तो एक्सचेंज होते ही हैं, साथ में आप बाकी की अवेलेबल कुछ और क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, रिपल इत्यादि को भी ट्रेड कर सकते हैं। दुनिया में इस समय 6000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं और ये नंबर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, अब तो कुछ गवर्नमेंट्स और बैंक्स अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने के प्रोसेस में भी हैं। दुनिया भर में लोग इन करेंसी को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने कोविड में देखा कि काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं बाकी एसेट्स जैसे इक्विटी या फिर रिटेल में। फ्रेंड्स, कुछ ही सालों में इन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिटकॉइन को 2016 में खरीदना चाहते तो आपको एक बिटकॉइन के लिए 60,000 रुपये देने पड़ते, पर यही कीमत 2020 के अंत होते होते 18 लाख पहुंच चुकी है, यानी कि सिर्फ 4 साल में 30 गुना। फ्रेंड्स, इसका कारण ये भी है कि पिछले कुछ सालों में इन क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड अचानक से बढ़ी है। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई भी एसेट नहीं जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ये किसी भी स्टॉक मार्केट, गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी से लिंक नहीं होते हैं। इसीलिए इसकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतनी ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाती है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो टोटल बिटकॉइंस हैं वो 2 करोड़ 10 लाख हैं। इन कॉइन्स को निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू। ये माइनिंग किसी भी सोने चांदी की तरह नहीं होती, पर कंप्यूटर में कोड क्रैक करके किया जाता है। और जब ये सारी की सारी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस मार्केट में आ जाएंगी तो उसके बाद बिटकॉइंस बनना बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जहाँ ज़्यादा रिटर्न होते हैं वहाँ ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को अभी भी बहुत कम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ रिस्क भी काफ़ी है, साथ ही में काफ़ी हैवी फ्लक्चुएशन भी होता है। और यहाँ पर क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, अगर लोग इसकी डिमांड कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू काफ़ी गिर सकती है। साथ ही में यहाँ पर किसी बैंक या फिर गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में वैलिड है। 2018 में RBI ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें बैंक को कहा गया क्रिप्टो करेंसी में डील ना करें और इसे अवॉइड करने के लिए कहा गया, पर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया गया जिसे कि फाइल किया था क्रिप्टो करेंसी ऐप्स ने। और फाइनली मार्च 2020 में इस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को डर है क्रिप्टो करेंसी के मिसयूज़ का। फ्रेंड्स, दुनिया भर में देखा गया है कि इसका यूज़ हुआ है ड्रग्स और वेपन्स की ट्रेडिंग के लिए भी। क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है तो किसी भी 2 लोगों के बीच में हुए ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट या बैंक को नहीं है। साथ ही में गवर्नमेंट को डर है कि इंडिया में भी इसका इलीगल एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं है तो टैक्सेस की भी गाइडलाइन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से 2 तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं। एक तो आपने जो इन्वेस्ट किया उससे आपको जो रिटर्न मिला, और दूसरा अगर आप बिटकॉइंस की माइनिंग करते हैं तो उससे हुए प्रॉफिट पर इन दोनों ही केसेस में अभी तक गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकाल सकती है जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए। पर फ्रेंड्स, यहाँ ज़रूरत है इन ट्रांजैक्शंस को एक गाइडलाइंस के अंदर लाने के लिए, जैसे कि जापान, US और साउथ कोरिया ऑलरेडी इसे लीगलाइज कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल FinHub को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।